चीज़ को आप हासिल कर ही लेते हैं। बिलीफ सिस्टम इतनी ताकतवर चीज़ है कि आप इससे सेल्फ हील कर सकते हैं। आपके पास मंजिल का नक्शा नहीं है, आपके ने मन में इस चीज़ को विचार ही नहीं किया कि मेरे को कहाँ जाना है, तो आप निकलेंगे कहाँ। सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, सुना है ये, और मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना है। तो क्या ये सब चीज़ जो आप बता रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन से अलग है या इसी के साथ ही है? समाज में इसको लेके बहुत सारी धारणाएं बन चुकी हैं और जो कि बहुत सारी गलत हैं। बिलीफ सिस्टम अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे नहीं बैठा तो वो काम नहीं करेगा, वो कार नहीं आएगी आपके पास। जीवन में सबसे पहले एक दिशा होना बहुत जरूरी है, बिना दिशा के जीवन व्यर्थ है। बरसों से हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हमको एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। अगर परिवार में कोई एक आईएएस या पीसीएस निकल जाता है, अधिकारी निकल जाता है, कोई बड़ी ऊँची पद पे या कोई बिजनेस अच्छा कर देता है, तो धीरे धीरे पूरा परिवार का लेवल अप हो जाता है। उस परिवार से और लोग निकलने लगते हैं। हमारी मेंटेलिटी एक नौकरी को लेके रह गई है। मैं कि कई बार माँ बाप अपने बच्चों पे ये चीज़ कहते हैं कि मुझे इंजीनियर बनाओ बच्चों को या डॉक्टर बनाओ, जबकि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। अगर अगर उसका इंटरेस्ट पेंटिंग में है तो आगे चल के पिकासो बनने की उसमें पूरी क्षमता है। तो इसके बाद आप हमारे युवाओं को, हमारे जो देश के युवा हैं उनके बारे में अगर आप उनको अगर कुछ गाइड करना चाहें तो क्या करें? एज आपकी चल रही है जो 25 साल ये 28 साल तक की एज होती है, ये गोल्डन एज होती है। भगवान वशिष्ठ जी राम भगवान को जो उपदेश देते हैं उसमें ये कहते हैं कोई भी एक चीज़ उठाइए अपने जीवन में और उस चीज़ को फोड़ दीजिए के लिए, रास्ते में बहुत तूफान आएंगे, उन तूफानों से लड़ना नहीं है। मेरा मानना है कि उन तूफानों को ख़त्म कर देना है कि दोबारा वो तूफान उठने की हिम्मत ही ना करें। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। जब आप किसी चीज़ की शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। वो चीज़ मिलेगी, वो मुकाम आपको मिलेगा ही जिसमें आपने आज तक सपना देखा है जिस चीज़ का। मैं अपनी लाइफ के ऊपर ही अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो यूनिवर्स और सीक्रेट ऑफ नॉलेज की मदद से मैंने बहुत सारे आइडिया मेरे दिमाग में आने लगे। वीडियो में बताऊँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ मॉम्स एंड फूड का। तो अगर आपको लाइफ में ऊंचा उड़ना है, तीर जितना दूर जाएगा वो डिपेंड करता है आपने प्रपंच कितनी पीछे खींची है। अपने झेलने की क्षमता को बढ़ाइए। खुद ही ये सोलो पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल इनर पावर विद दिवाकर। आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने द डिवाइन फ्रीक्वेंसी एंड मैथमेटिक्स ऑफ थॉट के ऑथर हैं और साथ साथ कंसल्टेंट भी हैं। ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये दुनिया का पहला सोलो पॉडकास्ट होने वाला है जिसको देख के बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको और मज़ा तो भरपूर आएगा। तो प्लीज़ वेलकम दिवाकर विक्रम सिंह। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मेरी बुक पढ़ी और बहुत पसंद की, जिनको बहुत कुछ सीखने को मिला। इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पे। ये बुक किस विषय पे उन दर्शकों के लिए जो उन्होंने जहाँ तक जिन तक ये बुक नहीं पहुँच पाई और वो पढ़ना चाहते हैं, तो एक हम समरी बनाएंगे। तो आज दर्शकों हम जानेंगे इस बुक के बारे में और दिवाकर जी से हम जानेंगे कि इनके बुक लिखने के पीछे क्या मोटिव रहा है और क्या विचारधारा रही है, क्या सोच के इन्होंने ये बुक लिखी है द डिवाइन फ्रीक्वेंसी एंड मैथमेटिक्स ऑफ थॉट। ये नाम कहाँ से इनके दिमाग में आया और क्या कुछ इसके पीछे खूबियाँ हैं जिनके आज हम चर्चा करेंगे, और सीक्रेट्स इसके बुक के पीछे की जो भी हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे और आप तक बताएंगे। तो दिवाकर जी आज हमें बताइए कि द डिवाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स के पीछे की आपकी जर्नी कैसी रही, और सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपके दिमाग में आया कहाँ से इस बुक को लिखने का, और इसके टाइटल के पीछे क्या राज है वो हमें बताइए। हाँ तो दिवाकर जी इस बुक को लिखने के पीछे तो बहुत लंबी कहानी है। मैं बचपन से ही बुक को लिखने की चाह रखता था, लेकिन जिम्मेदारी और मजबूरी की वजह से मेरे को कभी टाइम नहीं मिला। लेकिन फिर वो कहते हैं ना जब सिचुएशन लाइफ के अंदर आती है तो इंसान कुछ भी करता है। तो ऐसे ही पिछले जुलाई में मैंने 15-45 दिन के अंदर ये बुक कंप्लीट की लिख के, क्योंकि मेरे को इतना जज्बा हो गया था कि मेरे को लिखना है तो मेरे को लिखना है। तो और इसके नाम के पीछे तो ज़्यादा कुछ ऐसी कहानी नहीं है। इसको तो डिक्शनरी से और खोज के और शब्दों को एक साथ करके फिर ये नाम हमने सजेस्ट किया। कई सारे नामों में से ये नाम अच्छा लगा तो हमने ये नाम रख दिया। ये बताइए हमें कि ये बुक
इसके अंदर क्या-क्या है हमें जानकारी मिलेगी, कैसे हमारे व्यूअर्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या लाभ है इसको पढ़ने के पीछे, और आपकी मानसिकता क्या रही इसको लिखने के पीछे, ये सब हमें बताइए। तो सर इस बुक को लिखने के पीछे लोग बाग को ये जानकारी देना है, आम जनता तक ये जानकारी पहुंचाना है। जो भी मेरी विचारधारा रही है, जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है, मेरे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। और मैं एक किताब एक ही बार पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं दोबारा कोई भी चीज़ उस चीज़ को नहीं करता जिससे मैं बोर हो जाता हूँ। कोई भी पिक्चर हो या फिर कोई भी चीज़ हो, मैं एक ही बार करना पसंद करता हूँ, क्योंकि दोबारा मैं बोर हो जाता हूँ। क्योंकि पहली बार में मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी बैठ जाती है उस चीज़ को लेके, तो कि मैं उसको दोबारा देखना मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो ऐसी जो अंडरस्टैंडिंग क्षमता जिसको कहेंगे, मैं अपने आप में ज़्यादा क्या कहूँ, अंडरस्टैंडिंग पावर जिसको कहेंगे, वो थोड़ा मेरे में अच्छा मेरे को महसूस होता है कि है, जिसकी वजह से मैं किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से और उसकी गहराई तक समझ सकता हूँ या समझ जाता हूँ। तो उसी चीज़ को मैंने इस बुक में पिरोया है, इस बुक में मैंने लिखा है, ताकि मैं उस चीज़ को आम जनता तक पहुँचा सकूँ, उनको भी ये चीज़ बता सकूँ जो मैंने सोचा है, जो मेरी जानकारी हासिल की है, उन सभी चीज़ों को। भाई मैंने तो इस बुक को पढ़ी है और मेरे को तो ये बुक वाकई में बताऊँ बहुत अच्छी लगी। और इसमें बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी ऐसे लग रहा है कोई सिखा रहा है, कोई गाइड कर रहा है, ऐसे सामने बैठा के ऐसे लगता है इसको पढ़ने के बाद। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कहीं और नहीं देखी, मैंने इस बुक में पढ़ी है। तो जैसे कि सीक्रेट ऑफ नॉलेज, तो पहली बार आपने, मुझे लगता है, इस बुक में दर्ज किया है सीक्रेट ऑफ नॉलेज। इससे पहले मैंने कहीं सुना नहीं था सीक्रेट ऑफ नॉलेज नाम की भी कोई चीज़ होती है, बताओ कि नॉलेज का भी कोई सीक्रेट होता है। इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। तो देखिए, द सीक्रेट ऑफ नॉलेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में वो सभी जानकारी मौजूद है, जिसको हम आमतौर पे हर जगह ढूंढते रहते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, जबकि वो हर वातावरण में हर चीज़, हर जानकारी मौजूद है। जैसे इसको समझने के लिए मान लीजिए मोबाइल आपका है, इसमें कोई वीडियो, कोई फोटोग्राफी या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है फिलहाल जिसको आप देख सकें, लेकिन इसमें सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आप इसमें दुनिया भर के कोई भी वीडियो और कोई भी गाना सुन सकते हैं, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की मदद से। लेकिन अब आप ये मुझे बताइए, क्या आपको इसमें वीडियो आता हुआ दिखता है? नहीं दिखता है। क्या आपको इसमें सॉन्ग आता हुआ दिखता है? कोई उड़ता हुई वीडियो या सॉन्ग आ रहा है इसमें? नहीं दिखता, वो इनविजिबल है। इसी तरह ही हमारा इन्वायरमेंट में जो सीक्रेट ऑफ नॉलेज है वो भी इनविजिबल है। जैसे कि ये विचारों के रूप में काम करता है। जैसे मान लीजिए, आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम कोई चीज़, अगर हम अपने मन में किसी चीज़ के प्रति प्रश्न अपने दिमाग में रखें और उसको बार बार सोचें, तो उसका जवाब हमको तुरंत मिल जाएगा। हालांकि मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि यूनिवर्स को सही और गलत में अंतर नहीं है, आपके माइंड को भी सही और गलत में अंतर नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसके हिसाब से ये फैसला नहीं देते हैं कि क्या सही है आपके लिए क्या गलत है, वो आपको बस आंसर देते हैं। जैसे मैं मान लूँ कि मैं अगर सोचूं कि 1 करोड़ रुपया मैं कैसे कमाऊं, तो बार बार इसको सोचने पे मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडिया आने लगेंगे। अब वो आइडिया अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन वो यूनिवर्स का काम है आइडिया देना। अच्छे दे बुरे दे, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो हमारी थिंकिंग कहती है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। वो कोई भी आइडिया दे सकता है कि आप बैंक लूट लें, या आप किडनैपिंग करें, या आप ये स्टार्टअप करें, ये बिजनेस करें, या ये चीज़ करें। बहुत सारे आइडिया देगा जिससे आप 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। तो ये बार बार दिमाग में सोचने पर ही ये चीज़ हो पाती है। जैसे कि जैसे कि आप एक बल्ब का एग्जांपल ले लेंगे, या कोई भी आविष्कार जो कि आज तक दुनिया में नहीं हुआ है मान लीजिए, तो वो आविष्कार अगर किसी के दिमाग में आता है, तो दिमाग में सबसे पहले कैसे आता है? जैसे एडिशन के दिमाग में बल्ब बनाने का विचार आया, तो उसके दिमाग में वो चीज़ विचार कैसे आया? यहीं से आया, वो हमारे इन्वायरमेंट से ही आया है। इसको कोई और ऐसी तथ्य नहीं है जिसने उसके दिमाग में आके डाल दी हो कि भाई फ्यूचर में बल्ब चाहिए, तो आप बल्ब का आविष्कार करो। ये दिमाग कहीं से थॉट उसके दिमाग में आया कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है। तो ये थॉट कहाँ से आया? इन्वायरमेंट से ही आया। मैं कहता हूँ सर, सारी जानकारी, दुनिया भर की कोई भी जानकारी हमारी इर्द गिर्द मौजूद है। बस
एक हमको उस रिसीव करना आना चाहिए। हमारा माइंड जो है, हमारे थॉट्स जो हैं, वो एक रिसीवर की तरह हैं, तरंगे हैं वो, जो कि बाहर जाती हैं और हमारे इन्वायरमेंट से जानकारी लेके फिर हमारे बीच में आती हैं। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही अ, अलग जानकारी दी कि सीक्रेट ऑफ नॉलेज की भी नाम की भी कोई ऐसी चीज़ होती है। हम तो हर चीज़ जानकारी के लिए बुकों पे डिपेंड रहते हैं, हर चीज़ के लिए इधर से इंटरनेट पे सर्च मारते हैं, वैसे सर्च मारते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो हमारे को बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम कि हाँ, ऐसी भी कोई चीज़ होती है जैसा आपने बुक में जिक्र किया है। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हमें बताइए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये सीक्रेट ऑफ नॉलेज कैसे काम करता है और कैसे हम इस चीज़ से अपने दिनचर्या में और रोज़मर्रा के जीवन में हम इस्तेमाल करके अपने आगे की लाइफ को आसान कर सकते हैं। तो सर, ये हमारे जो विचार होते हैं ये यूनिवर्स के लेवल पे काम करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे काम करते हैं। तो उस स्तर पे काम करते हैं। ये कोई छोटी मोटी, जैसे हम आम इंसान ये सोचता है कि यार ये तो मन है, ये तुमने ऐसे सोच लिया। पूरा का पूरा जीवन विचारों के ऊपर ही निर्धारित है। ये विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। मेरा मानना ये है कि सर, विचार एक ऐसे ईंट की तरह हैं जिनको आप अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करके और ब्रिक टू ब्रिक लगा के आपको लाइफ कैसी चाहिए वैसा महल आप तैयार कर सकते हैं। विचार इतने शक्तिशाली चीज़ हैं। इन विचारों की मदद से हम कोई भी चीज़ जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सीक्रेट ऑफ नॉलेज की से वातावरण से कोई भी जानकारी हमको चाहिए, कोई भी जानकारी, या देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं आपको कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो वो आप के दिमाग में आ सकती है, वो चीज़ को आप सोच सकते हैं, उन चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं। अगर जो चीज़ यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती उन चीज़ को आप कभी सोच नहीं सकते। तो अगर आप आज बैठ के ये सोच रहे हैं, ठीक, कोई भी चीज़ हो दिमाग में अगर आपके आ गई तो वो एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट कहीं ना कहीं करती है या फिर करती थी। तो जैसे कि आपने अगर सोच ली यहाँ से मैं अमेरिका, दिल्ली से अमेरिका पलक झपकते ही पहुँच जाऊँ, या आपके दिमाग में विचार आ गया, तो आप बोलोगे हाँ, ये तो दिमाग में विचार आ गया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पॉसिबल है, या कहीं ना कहीं पॉसिबल था, या फिर आगे हो सकता है। देखिए, जो चीज़ आगे नहीं हुआ है, अभी तक एग्जिस्ट नहीं हुआ है, उन चीज़ को हम नहीं सोच सकते, उन चीज़ों के बारे में हम नहीं सोच सकते जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं है। जो चीज़ एग्जिस्ट है यूनिवर्स में वही चीज़ हम सोच सकते हैं, और वही चीज़ हम उन्हीं वहीं वो हमारी लिमिटेशन है, वहीं तक हम जा सकते हैं। तो अगर आपने ये सोच लिया कि मैं यहाँ से अमेरिका कैसे जाऊँ, ये विचार आपके दिमाग में आ गया पलक झपकते ही, तो मतलब कि ये कहीं ना कहीं घटित हो चुका है। ये यूनिवर्स का क्रिएशन है बाई साइकिल। जब यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होता है फिर दोबारा क्रिएशन होता है, बार बार जब बनता है, तो जो ऊर्जा होती है, जो यूनिवर्स ही तो ख़त्म होता है, जो मैटर है वही ख़त्म होगा, ऊर्जा नहीं ख़त्म होती। नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होता, वो इनविजिबल है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो बना रहता है। तो अगर आप इस चीज़ को अगर सोच रहे हैं तो मतलब कि वो पीछे किसी साइकिल में, पीछे किसी यूनिवर्स में जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसमें ये चीज़ पॉसिबल हो चुकी है, जो कि आज ऊर्जा के और सीक्रेट ऑफ नॉलेज में, या नॉलेज की इस संसार में, इन्वायरमेंट में वो चीज़ मौजूद है जो कि आप अभी सोच पा रहे हो। ये तो आपने बहुत बड़े स्टेटमेंट दिया है कि साइकिल यूनिवर्स का जो होता है, क्रिएशन होता है और डिस्ट्रॉय होता है, और ये सब मैटर ख़त्म होता है, लेकिन नॉलेज जो होता है वो बरकरार रहता है। मतलब वो एनर्जी जो होते है, कॉस्मिक जो ऊर्जा होती है वो बरकरार रहती है, और उसकी मदद से हम अगले साइकिल में और उसके अगले साइकिल में उस एनर्जी को यूज करके हम बहुत सारी जानकारी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। ये तो आपने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इससे तो मुझे लगता है कि हमारे साइंस में और साइंटिफिक रिसर्चों में भी बहुत इससे मदद मिल सकती है कि सोचिए कि पिछले जन्म में सिविलाइजेशन, मतलब पिछले क्रिएशन में सिविलाइजेशन जहाँ तक जा चुकी थी, हम वहाँ तक की ये सीक्रेट ऑफ नॉलेज से इसकी जानकारी लेके हम आगे उसके क्रिएशन कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपका, बहुत बढ़िया। और इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से हमको समझाइए कि कैसे इसको हम अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दिवाकर जी, द सीक्रेट, इसको इस्तेमाल करके, नॉलेज की, इंफॉर्मेशन के सीक्रेट को इस्तेमाल करके हम बहुत सारे नए आविष्कार कर सकते हैं।
जिस चीज़ में हमको टाइम लग रहा है, आप कोई भी चीज़ सोचिए कि जब कनेक्शन से कनेक्शन मिलता है तभी कोई चीज़ पूरी होती है। जैसे कि आप किसी चीज़ के पीछे कोई आविष्कार कर रहे हैं और आपको उसके आगे का था नहीं है कि मतलब इसके आगे मुझे क्या करना है, इसके आगे मैं कौन सा केमिकल डालूँ या क्या डालूँ। तब जब इसको आप बार बार सोचते हैं तब आपके दिमाग में वो चीज़ आइडिया आता है कि भाई इसको डाल, फिर देखते हैं, फिर इसको डाल। वो आइडिया कहाँ से आता है? वो आइडिया आपके यूनिवर्स से आता है। वो कई चीज़ें पीछे भी कई लोगों ने उस चीज़ को कर चुका होता है। और मान लीजिए 5 केमिकल से उसको एक्सपेरिमेंट पहले भी हो चुका है, तो वो पाँचों केमिकल आपके दिमाग में आएंगे कि इससे भी कर। और उसके बाद आपको एक सही केमिकल दिमाग में आएगा कि भाई इस चीज़ को ट्राई करते हैं। और वो ट्राई करेंगे, आप वो सक्सेस हो जाएगा। जैसे ही कनेक्शन मिलेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। हमारे साइंटिस्ट भी या हम भी उस चीज़ को, कोई भी हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं सीक्रेट ऑफ नॉलेज को अपने आविष्कारों में, अपने किसी भी चीज़ में। ये जानकारी लेने के लिए पिछले सिविलाइजेशन से या जानकारी इस सीक्रेट ऑफ नॉलेज से कि आगे क्या करना चाहिए। तो सही रास्ता और सही गाइडेंस, मतलब कि आप 10 बार भटक रहे हैं तो हो सकता है आप 2 ही बार भटकें। तो इससे किसी भी चीज़ को, उसकी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद हो सकता है। और मैं ये बताना चाहूँगा ये सब कुछ मेडिटेशन के बिहाफ में पॉसिबल है। भारत को ऐसे ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता है। भारत के अंदर बहुत क्षमताएं हैं और बहुत शक्तियां हैं यहाँ के लोगों में। और यहाँ के जो ऋषि मुनि मुनि हैं, जो उनका ध्यान की क्षमता है, अध्यात्म की जो क्षमता है, ये किसी भी देश को, किसी भी सिविलाइजेशन को और दूसरे सिविलाइजेशन के मुकाबले 10x, या तो मैं कहूँगा 100x जल्दी रीच करवा सकता है। क्योंकि ध्यान में ऐसी शक्तियाँ हैं जिसकी तो तुलना किसी और चीज़ से की नहीं जा सकती। अगर ध्यान को, अध्यात्म को और साइंस को एक साथ अगर किया जाए, एक साथ मिला के किया जाए, तो मैं बताता हूँ आपको कि जो आप अगले 100 साल में देखना चाहते हैं वो आप अगले 10 साल में ही देख पाएंगे। ध्यान की बहुत शक्ति होती है सीक्रेट ऑफ नॉलेज में और इन चीज़ों में। तो ये सब एक धागे से पिरोई हुई चीज़ें हैं। आप ध्यान से अगर ध्यान करते हैं आप, तो सीक्रेट ऑफ नॉलेज का जो भी आप कोई भी प्रश्न अगर आपके दिमाग में आता है, उसका अगर आप हल चाहेंगे तो वो, उसका उत्तर आपको बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत स्पष्ट उत्तर मिलेगा। अगर आप ध्यान नहीं करते हैं तो हो सकता है 4-5 बार आपको इधर उधर भटकना पड़े तो आपको उत्तर मिले, लेकिन उत्तर मिलेगा मिलेगा आपको। और देखिए दिवाकर जी, कोई भी जानकारी हो, कोई भी चीज़ हो, वो काम करती है आपके विश्वास के ऊपर ही। अगर आपका बिलीफ सिस्टम उस चीज़ को मानता है, उस चीज़ के ऊपर विश्वास करता है, तभी कोई भी चीज़ संभव हो पाती है दुनिया के अंदर, वरना नहीं हो पाती है। बिलीफ सिस्टम बहुत ही ताकतवर चीज़ है और मैं इसको बहुत ताकतवर, विचारों को और बिलीफ सिस्टम, मैं इन दोनों को बहुत ताकतवर समझता हूँ लाइफ के अंदर। और हर इंसान को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और बिलीफ सिस्टम के अगर आपके पकड़ है बिलीफ सिस्टम के ऊपर, तो आप तो ज़िंदगी को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं, जैसे चाहे वैसी दिशा दे सकते हैं आपके विचारों और बिलीफ सिस्टम की मदद से। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी द सीक्रेट ऑफ नॉलेज के बारे में। ये हमको किताबों में पढ़ के और आपकी मुँह ज़बानी सुन के बहुत अच्छा लगा। आपने अभी भी बात की है द बिलीफ सिस्टम के बारे में। बिलीफ सिस्टम क्या चीज़ है और कैसे काम करता है? मैं मानता तो हूँ, आपकी बात पे मैं सहमत भी हूँ कि हर चीज़ के पीछे विश्वास काम करता है। लेकिन तो कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या साइंस है? और ये भी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए प्लीज़। देखिए दिवाकर जी, बिलीफ सिस्टम जो है हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है, ये ऐसी शक्ति है जिसके मदद से हम कोई भी कार्य करते हैं। जैसे आप सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि एक तो आपका सोच हो गया, जो कि आप सोचते हैं, आप विश्वास करते हैं। एक तो वो चीज़ हो गया। एक वो आपके पीछे सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो आपके पीछे काम करता है। तो बहुत चीज़ों के प्रति आपको तो खुद विश्वास रखते हैं और बहुत चीज़ों के प्रति सबकॉन्शियस माइंड में वो विश्वास बना हुआ है आपके प्रति और वो मदद करता है आपको। जैसे कि पंखे के नीचे आप बैठे हुए हैं, पंखा गिरेगा नहीं, इस चीज़ को आप सोच नहीं रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ है कि ये गिरेगा नहीं। इस पर विश्वास है आपको पंखे के ऊपर, ये गिरेगा नहीं। अगर विश्वास नहीं होता तो आप यहाँ बैठते नहीं या बार बार ऐसे ऊपर नीचे देखते रहते। तो ऐसे ही जैसे रोड के ऊपर आप चल रहे हैं
तो रोड के ऊपर आप पीछे बार बार नहीं देखते, क्योंकि आपको एक विश्वास है कि कोई भी गाड़ी ऐसे नहीं टक्कर मार देगी, चली जाएगी मेरे को टक्कर मार के। क्योंकि आपको विश्वास है, कोई भी चीज़ हो, कहीं भी चीज़ हो, कहीं भी हो आप, तो विश्वास दिनचर्या का एक ऐसा अंग है जिसके ऊपर ही आप सवार होकर कोई भी चीज़ करते हैं और चलते हैं। जी, बिलीफ सिस्टम जो है हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है, ये ऐसी शक्ति है जिसके मदद से हम कोई भी कार्य करते हैं। जैसे आप सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि एक तो आपका सोच हो गया, जो कि आप सोचते हैं, आप विश्वास करते हैं। एक तो वो चीज़ हो गया, एक वो आपके पीछे सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो आपके पीछे काम करता है। तो बहुत चीज़ों के प्रति आप तो खुद विश्वास रखते हैं, और बहुत चीज़ों के प्रति सबकॉन्शियस माइंड में वो विश्वास बना हुआ है आपके प्रति, और वो मदद करता है आपको। जैसे कि पंखे के नीचे आप बैठे हुए हैं, पंखा गिरेगा नहीं, इस चीज़ को आप सोच नहीं रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ है कि ये गिरेगा नहीं, इस पर विश्वास है आपको, पंखे के ऊपर ये गिरेगा नहीं। अगर विश्वास नहीं होता तो आप यहाँ बैठते नहीं, या बार बार ऐसे ऊपर नीचे देखते रहते। तो ऐसे ही जैसे रोड के ऊपर आप चल रहे हैं, तो रोड के ऊपर आप पीछे बार बार नहीं देखते, क्योंकि आपको एक विश्वास है कि कोई भी गाड़ी ऐसे नहीं टक्कर मार देगी, चली जाएगी मेरे को टक्कर मार के। क्योंकि आपको विश्वास है, कोई भी चीज़ हो, कहीं भी चीज़ हो, कहीं भी हो आप, तो विश्वास दिनचर्या का एक ऐसा अंग है जिसके ऊपर ही आप सवार होकर कोई भी चीज़ करते हैं और चलते हैं। और मैं विश्वास की बात अगर कर रहा हूँ, तो विश्वास में आप वो चीज़ विश्वास लें जो आप खुद सोचते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी पत्थर में अगर भगवान के प्रति विश्वास है, तो उसमें आपको भगवान का दर्शन होगा। आप उस चीज़ को पूजेंगे, आप उस चीज़ को मानेंगे, क्योंकि उसमें आपको भगवान दिख रहे हैं। ऐसे ही जिस भी चीज़ में आप विश्वास कर लेते हैं, उस चीज़ में आपका बिलीफ सिस्टम वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। और आपकी बिलीफ सिस्टम जैसे शिफ्ट हो जाता है, तो आपकी उस चीज़ के प्रति जो भी सोच विचार जो भी हैं, उसके प्रति आपको वो अच्छा और बुरा आपके जीवन में होने लगता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, अगर मान लीजिए कि एक परिवार है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, सेम वही खाना खा रहे हैं, वही पानी है, और सब कुछ वही है, शुरू से उनका कुछ भी अलग नहीं है। फिर भी उस परिवार में किसी एक को अगर कैंसर हो जा रहा है, तो वो कैंसर होने का कारण क्या है, आप बताइए मुझे, कि वो कैंसर कैसे हो जा रहा है उसको, जबकि सब कुछ खान पीन वही है। क्या आप ये कहेंगे कि किसी ने आके इंजेक्शन के द्वारा कैंसर लगा दिया, या खाने में मिला दिया, या किसी ने टोटका कर दिया, आप इन चीज़ों को कहेंगे? कैंसर हो गया, वो कैसे पैदा हुआ, उसके शरीर के अंदर कैंसर कैसे पैदा हुआ, आप इस चीज़ की मुझे जानकारी दें। तो आप इसकी जानकारी नहीं दे पाएंगे कि कैंसर कैसे पैदा हुआ। कैंसर जब खुद ही उस शरीर में खुद पैदा हुआ, वो किसी ने ला के बाहर से नहीं डाला, कोई इंजेक्शन के द्वारा या किसी खाने में मिला के उसको कैंसर नहीं दिया गया। कैंसर उसके शरीर में पहले से वो चीज़ सिम्टम्स बने उसके शरीर में, तो मतलब कि ये कह सकते हैं हम ना, कि उसने अपने शरीर में इस कैंसर का आविष्कार या कैंसर का निर्माण खुद किया। उसके विचारों द्वारा ही वो कैंसर बनाया गया है उसके शरीर में। तो जो चीज़ शरीर के अंदर बनाई गई है, उस चीज़ को मिटाई भी तो जा सकती है। शरीर के अंदर आपने आपकी क्षमता इतनी है कि आप शरीर के अंदर कोई चीज़ बना सकते हैं, तो उसको मिटा भी तो सकते हैं। लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है उन दवाइयों के प्रति, उन मेडिसिन के प्रति, उन डॉक्टरों के प्रति, कि हम अपने से कुछ नहीं कर सकते, हम इनके ऊपर निर्भर करते हैं, यही हमको ठीक करेंगे। जो चीज़ आपने खुद बना ली है, उस चीज़ को आप खुद मिटा भी तो सकते हैं। लेकिन आप अपना बिलीफ सिस्टम आपका इतना कमज़ोर है, और माइंड सेट इतना कमज़ोर है, आप हमेशा से ये देखते आ रहे हैं कि खुद कैसे हो सकता है, खुद हो सकता है। यकीन मानिए, ऐसे लाखों और करोड़ों एग्जाम्पल्स यूट्यूब पे और दुनिया में डेली सुनने को मिलता है। आप नहीं तो यूट्यूब पे देखिए, कहीं भी देखिए, बहुत सारी बुक्स हैं इनके बारे में, आप पढ़ाई कीजिए, उन बुक्स को पढ़िए और जानकारी हासिल कीजिए कैसे ये काम करता है, सेल्फ हील क्या चीज़ है, कैसे ये काम करता है। बिलीफ सिस्टम बहुत ताकतवर चीज़ है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, और बहुत ही समझने वाली बात कही है कि बिलीफ सिस्टम, मैं मानता हूँ इसको, कि बिलीफ सिस्टम आप जिस जगह पे फोकस कर देते हैं, और उस चीज़ को आप हासिल कर ही लेते हैं। और कोई भी चीज़ हो, विश्वास के ऊपर ही काम करता है। तो बिलीफ सिस्टम के बारे में थोड़ा और गहराई से अगर उतरते हैं, तो इसमें कितना उतर सकते हैं हम, क्या जानकारी और मिल सकती है हमको? बिलीफ सिस्टम जैसे देखिए, आप इसको कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, हज़ारों एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद हैं, जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं यूट्यूब से, या किसी बायोग्राफी को पढ़ के आप बिलीफ सिस्टम को समझ सकते हैं। बिलीफ सिस्टम
इतनी ताकतवर चीज़ है कि आप इससे सेल्फ हील कर सकते हैं। आप इसको जानिए और समझिए कि कैसे हम खुद को सेल्फ हील कर सकते हैं। कई बड़े-बड़े लोगों ने इसके उदाहरण दिए हैं, इसको मानते हैं। कई कथाओं में बड़े-बड़े वक्ताओं ने हर चीज़ में बोला है कि विश्वास जहाँ पे है, वहीं आपकी मंजिल है। हर चीज़ विश्वास के ऊपर ही चलती है। तो कहीं न कहीं ये भी चीज़ इसमें सम्मिलित होती है। बिलीफ सिस्टम बहुत ही ताकतवर चीज़ है, जहाँ आप इस चीज़ को फ़ोकस कर देते हैं, अपना बिलीफ शिफ्ट कर देते हैं। दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई एम है, तो आपको उस एम के प्रति अपने एम के प्रति विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के आप उस एम को हासिल नहीं कर सकते। आपको विश्वास और विचार ये दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा। आपको कहीं मंजिल पे पहुँचना है तो सबसे पहले आप विचार करते हैं कि मेरे को किस रास्ते से जाना है। अगर आपके पास मंजिल का नक्शा नहीं है, आपके ने मन में इस चीज़ को विचार ही नहीं किया कि मेरे को कहाँ जाना है, तो आप निकलेंगे कहाँ? आपने गाड़ी स्टार्ट की, आपको जब पता नहीं है, डायरेक्शन नहीं पता, तो आप कहाँ पे जाएँगे? लाइफ के अंदर डायरेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। बिलीफ सिस्टम डायरेक्शन पे अपने एम पे शिफ्ट कीजिए, अपने आप पे शिफ्ट कीजिए और अपने एम को हासिल कीजिए। बिलीफ सिस्टम जो है आपका आपकी मंजिल तक पहुंचाने में एक वाहन की तरह काम करेगा। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के ही रहेगा, बशर्ते आप इसमें बिलीफ सिस्टम में कोई कोताही ना करें। बिलीफ सिस्टम पे आपको बिलीव होना चाहिए, अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। जी, तो ये बिलीफ सिस्टम जो आपने बताया वो तो बहुत ही अच्छा बताया आपने। लेकिन हमने बहुत बार ऐसे सुना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है कि और मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना है। तो क्या ये सब चीज़ जो आप बता रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन से अलग है, या इसी के साथ ही है, या इसी में ही इसको मिला के तालमेल करके हम और भी अच्छा इसमें कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए। कि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप बोल रहे हैं और मैनिफेस्टेशन जो बोल रहे हैं, पहले सबसे पहले उसको समझिए क्या चीज़ है वो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, ये आकर्षण का सिद्धांत होता है किसी भी चीज़ को आकर्षित करने का। उसके नियम है कि कब ये फलीभूत होगा, कब ये इसको आप करेंगे तो इसमें आपको सक्सेस मिलेगी, कैसे आप करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन कैसे करना चाहिए। जितने आपको यूट्यूब पे या सिखाने वाले जितने भी आपको इंस्ट्रक्टर मिलेंगे, उनका सबका एक अलग-अलग नियम है, अलग-अलग रूल है। लेकिन ये वास्तव में होता कैसे है, इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारे समाज में इसको लेके बहुत सारी धारणाएँ बन चुकी हैं और जो कि बहुत सारी गलत हैं। उसको सही देखिए, इस पूरा सिस्टम बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। मैंने कोई नक्शा बनाया, कोई डायरेक्शन बनाया, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। मुझे उस पे बिलीव है, तो वो कामयाब होगा। और आपने कोई चीज़ बनाई है तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं और उस पे बिलीव है आपको, तो वो होगा 100%। कोई काम कोई भी हो, लेकिन उस पर अगर बिलीव है तो वो होगा। बिलीव हर चीज़ को देती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, जैसे कि मैं बात करूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो इस पे कोई भी आपके सिद्धांत हैं, उस पे बिलीव होना चाहिए आपको। बिलीव अगर आपका बैठ गया तो वो चीज़ 100% होनी ही होनी है। अट्रैक्शन काम करता है सिद्धांतों पे, और बिलीफ सिस्टम भी काम करता है। बिलीफ बिलीफ सिस्टम हर चीज़ पे काम करता है। आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आपको BMW कार चाहिए, और उस पे आपको मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं बड़े आसानी से अगर समझाना चाहूँ तो ऐसे समझाऊंगा कि मान लीजिए कि 1 किलोमीटर दूर वो कोई कार खड़ी है और आपको वो चीज़ चाहिए। तो आप उसके जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपके नज़दीक आती रहेगी। मान लीजिए कि आपने 1 घंटा उसके बारे में विचार किया, तो वो 10 मीटर खिसक के आपके पास आ गई। ऐसे जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, उतना जल्दी वो आपको मिलेगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। तो बिलीफ सिस्टम अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे नहीं बैठा, तो वो काम नहीं करेगा, वो कार नहीं आएगी आपके पास। अगर आपका बिलीफ सिस्टम है तो वो 10 मीटर की जगह 15 मीटर खिसक के आएगी, लेकिन आएगी और वो जल्दी आएगी। बिलीफ सिस्टम ही आपको कोई भी चीज़ देने में सक्षम है। और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जीवन में सबसे पहले एक दिशा होना बहुत ज़रूरी है। बिना दिशा के जीवन व्यर्थ है। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है लाइफ को लेके, बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, रात 9 से 5 जॉब करते हैं, फिर रात में खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। यही उनका दिनचर्या हो गया है और सालों साल से यही चीज़ का अभ्यास हो चुका है हम लोगों को। तो वो एक बबल वो बन गया है उनके माइंड पे। उस बबल को वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि अगर कोई बच्चा
स्टेट लेवल में एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करता है और वो स्टेट लेवल में गोल्ड मारता है, तो उसके परिवार वाले ये नहीं कहते कि बेटे बहुत बढ़िया, शाबाश, तेरे को ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना है। वो ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया बेटा, तू ऐसी मेहनत करते रहे, तेरे को सरकारी नौकरी पक्का मिल जाएगी। क्योंकि अभी कहीं न कहीं बहुत अरसों से हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हमको एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो ये एक बहुत ऐसी धारणा बन चुकी है और ये हम पुरखों से अपनी जनरेशन में लेके आए हैं और अपनी जनरेशन से आगे ऐसे फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं। तो इस चीज़ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि आपका बिलीफ सिस्टम उस चीज़ पे बन बैठ गया है कि नहीं, मैं और कहीं नहीं कर सकता, मेरे को तो नौकरी ही चाहिए क्योंकि मेरे को फ्यूचर सिक्योर करना है। और क्योंकि मैं ये सुनता आया हूँ, मेरे बाप दादा भी ऐसे करते हुए आए हैं। तो ये बबल तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बहुत बार ऐसे नोटिस किया होगा कि अगर परिवार में कोई एक आईएएस या पीसीएस निकल जाता है, अधिकारी निकल जाता है, या कोई बड़ी ऊंचे पद पे या कोई बिजनेस अच्छा कर लेता है, तो धीरे धीरे पूरा परिवार का लेवल अप हो जाता है। उस परिवार से और लोग निकलने लगते हैं क्योंकि संगत का बहुत असर पड़ता है लाइफ के अंदर। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपको बहुत ऊपर आप जा सकती हैं। अगर आपके सिर्फ 4 दोस्त ऐसे हैं जो आपकी हर चीज़ में हाँ मिलाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप बहुत ऊँचा जा सकते हो। और वहीं आपका कोई एक ही दोस्त ऐसा है जो आपको डिमोटिवेट करता है, तो आप सक्सेस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आपने तो बहुत अच्छी बात कही है। ये सही बात है कि मैं बहु अक्सर देखता हूँ कि हमारी मेंटालिटी एक नौकरी को लेके रह गई है। मैं दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा और जो लोग इनको देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी ये बताना चाहूँगा कि बच्चों को हमेशा आज़ादी देनी चाहिए। उनको जो करना है, जिस चीज़ को में उनका मन लगता है, उस चीज़ में उनको करने देना चाहिए। कहीं मैंने इस बुक में ही ऐसे पढ़ा था कि अगर आप अपने बच्चों को आज़ादी देते हैं, वो चीज़ करने देते हैं जो उनका मन करता है, तो बच्चे उस चीज़ में अच्छा फ्यूचर देखते हैं और ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। बशर्ते अगर आप उनको अगर किसी और चीज़ में ना ले जाएँ तो। मैं देखता हूँ कि कई बार माँ-बाप अपने बच्चों पे ये चीज़ थोपते हैं कि मुझे इंजीनियर बनाओ बच्चों को, या डॉक्टर बनाओ, जबकि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। अगर इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो बच्चे फिर कहीं न कहीं उसमें सक्सेस नहीं पा पाते हैं। अगर बच्चों का ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर उसका इंटरेस्ट पेंटिंग में है, तो आगे चल के पिकासो बनने की उसमें पूरी क्षमता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है, वो उतना 100% उसमें एफर्ट देगा। अगर आपने उसका पेंटिंग में इंटरेस्ट है और आपने बोला कि नहीं तू डॉक्टर बनेगा, तो वो डॉक्टर में उतना फोकस या उतना एफर्ट नहीं डालेगा वो। ये चीज़ तो आपने बिल्कुल सही कही है। तो इसके बाद आप हमारे युवाओं को, हमारे जो देश के युवा हैं, उनके बारे में अगर आप उनको अगर कुछ गाइड करना चाहें तो क्या कहेंगे? जी, जी, दिवाकर जी, आपने जो पेरेंट्स के लिए ये मैसेज दिया है, मैं चाहूँगा मैं भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ये आपने बहुत सही बात की है। और जो आजकल के युवा हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो एज आपकी चल रही है, जो 25 साल, ये 28 साल तक की एज होती है, ये गोल्डन एज होती है। इसमें इंसान चाहे जो कर सकता है। ये आपके अंदर काबिलियत है। मैं बताना चाहूँगा कि इंसान अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। योग विशिष्ट रामायण में अ, योगी वशिष्ठ रामायण में भगवान वशिष्ठ जी राम भगवान को जो उपदेश देते हैं, उसमें ये कहते हैं कि आपने जो मंजिल चुनी है वो मंजिल आपको मिलेगी ही मिलेगी, बशर्ते आप हार ना माने। जहाँ आपने हार मान लिया वहाँ पे ही आपका सारा सपना और सारी इच्छाएं सब कुछ व्यर्थ हो गई। सारे आपके प्रयास और सारी आपकी स्ट्रगल सब व्यर्थ हो गया। आपने जहाँ हार मान लिया, हार नहीं मानना है किसी भी चीज़ को लेके। वो आप जीवन में मंजिल आप पा ही लोगे, कैसे भी करके। इसमें ये जो स्ट्रगल फेस होता है, इसको झेलना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग इसको नहीं झेल पाते, बहुत लोग इसमें बहक जाते हैं, कुछ और कर लेते हैं। देखिए, कोई भी एक चीज़ उठाइए अपने जीवन में और उस चीज़ को फोड़ दीजिए। मैं तो ये जानता हूँ कि जैसे आपके लाइफ में बहुत सारे तूफान आएंगे। आपने कोई भी चीज़ करने की ठानी है, कोई भी एम है आपका, वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते में बहुत तूफान आएंगे। उन तूफानों से लड़ना नहीं है। मेरा मानना है कि उन तूफ़ानों को ख़त्म कर देना है कि दोबारा वो तूफ़ान उठने की हिम्मत ही ना करें आपके रास्ते में। उनको जड़ से उठा के एकदम मिटा दीजिए। आपके अंदर जज़्बा होना चाहिए किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। अगर आपने हार मान ली, तो वो चीज़ तो वहीं ख़त्म हो गई, उसके बाद तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी तो कायनात को, पूरी कायनात को उसको आपको देने के लिए विवश होना पड़ेगा। एक एक पिक्चर का भी बहुत फ़ेमस डायलॉग है, ऐसे नहीं है कि
जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी चीज़ को अगर चाहते हैं और जी जान उसमें देते हैं तो आपको 100% है कि वो आपको आज नहीं तो कल वो मिलेगी ही मिलेगी। और देखिए कि जैसे आप किसी चीज़ को जितना नज़दीक से अगर देखते हैं, मैं बहुत लोगों के जीवन में ऐसा देखता हूँ, बहुत बायोग्राफी मैंने अगर पढ़ी है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी स्ट्रगल फेज़ के दौरान बहक जाते हैं, वो संभल नहीं पाते, वो दुखी हो जाते हैं। मैं दुखी होने का कारण नहीं है इसमें, मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप अपने हाथ को अगर देखेंगे, तो हाथ को देखने के लिए आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। आप अगर दीवार देखेंगे तो दीवार को देखने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। घर देखेंगे तो घर के अंदर बैठ के आप घर नहीं देख सकते, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे ही जब जीवन को अगर आप पूरा देखेंगे तो जीवन को थोड़ा पीछे हट के देखिए तो आपको बहुत आनंद लगेगा। कोई भी चीज़ अगर आपको आज नहीं मिल रही है तो ये मत समझिए कि वो मेरे जीवन में या मेरे भाग्य में नहीं है। भाग्य आप अपना खुद बनाते हैं। और जैसे ही आप उसको पीछे हट के देखेंगे आपको लगेगा कि ये एक स्ट्रगल फेस चल रहा है, इसके बाद आपका वो चीज़ फेस आने वाला है जो आपकी सक्सेस फेस है, आपका जो अचीवमेंट फेस है, आपका जो गोल फेस है, जो आपको वहाँ तक पहुँचाने में आपकी मदद करने वाला है, वो ये स्ट्रगल है ये। वो स्ट्रगल को झेले बिना आप उस तक नहीं पहुँच सकते। ये एक पीरियड है, जैसे स्कूल में पीरियड होते हैं, लाइफ के अंदर पीरियड होते हैं, ऐसे ही मौसम होते हैं, ये मौसम है, ये बदल जाएँगे। इनको आपको विचलित नहीं होना है इनमें, इनमें आपको धैर्य बना के रखना है और इनमें पूरे जी-जान से लड़ाई करना है आपने अपने आप से। और कि मेरे को हौसला चाहिए, मेरे को मेरे अंदर हौसला है और मैं वहाँ तक पहुँच के ही दम लूँगा, चाहे जो हो जाए। अगर आप इस चीज़ को ठान लेंगे तो ये पीरियड भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको एकदम झकझोर दे। कोई भी चीज़ हो आपको झकझोर नहीं सकती जब तक आप खुद ना चाहें। ये चीज़ भी निकल जाएगी एक ना एक दिन और आपको वो चीज़ मिलेगी, वो मुकाम आपको मिलेगा ही जिसमें आपने आज तक सपना देखा जिस चीज़ का। मोटिवेशन के जैसे अगर बात करें तो मोटिवेशन वो नहीं होता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। मोटिवेशन तो एक हारे हुए लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण होती है कि वो मोटिवेशन देखते हैं फिर वो फिर से उठ के खड़े होते हैं। अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो इसमें मोटिवेशन आपको सहायता नहीं कर सकता। मोटिवेशन तो हारे हुए लोगों के लिए होता है जो हार चुके हैं जीवन से, जो आपने निराश बैठे हुए हैं उनके लिए वो मोटिवेशन होता है। अगर आपने कुछ पाना है तो आपने कुछ पाना है, उसको आपने हासिल करना है कैसे भी करके। इसमें मोटिवेशन कहाँ से आया बीच में? ये तो एलन मस्क का भी बहुत इंटरव्यू में बहुत फेमस एक कोट है कि अगर मेरे को कुछ पाना है तो मेरे को वो पाना है। इसमें मोटिवेशन, व्हाट इज द हेल मोटिवेशन इज द। तो इसमें मोटिवेशन आपके लाइफ में उस फेस में काम आता है जब आप निराश हो चुके होते हैं अपने मंजिल को से, अपने स्ट्रगल से आप हार चुके होते हैं, तब वहाँ पे मोटिवेशन काम आता है। अन्यथा आपको अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो सिचुएशन सिचुएशन ही वो फैक्टर होता है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचाता है। कोई भी चीज़ हो, जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक पटरी है 2 फीट चौड़ी पटरी और 10 मीटर लंबी पटरी, मैं ज़मीन पे बिछा दूं और उसके ऊपर आपको बोलूं कि बैलेंस बना के चलिए और उस पार हो जाइए तो मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा। तो आप बोलोगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें तो चल लेंगे कोई भी। मैं बोलूँ कि यही पटरी है, सेम चौड़ाई और सेम लंबाई की, 30 मंजिल ऊंची बिल्डिंग के 2 छत के बीच में लगी हुई है, नीचे ज़मीन है। अब मैं बोलूँ आपको इस पार से उस पार जाइए, आपको 1 रुपये भी नहीं देंगे, तो आप बोलोगे कि नहीं यार मैं क्यों चलूँगा। लेकिन मैं चला दूँ अगर, तो सामने की बिल्डिंग में आपके बच्चे हैं या आपकी वाइफ है या आपकी मदर है, तो आप चलेंगे नहीं, तो आप बोलेंगे यार मैं तो चलूँगा। तो वही सिचुएशन जब तक लाइफ के अंदर नहीं आती है, सिचुएशन वो फैक्टर है जो आपको किसी भी एम को हासिल करने में आपको सोने नहीं देता। और एपीजे अब्दुल कलाम का वो फेमस कोट है कि सपने वो नहीं होते जो आपको बंद आंखों से आए, सपने वो होते हैं जो आपको आंख बंद होने ही ना दें, आपको सोने ही ना दें। तो आप अपने अंदर से पूछिए जो आपकी तैयारी है, कोई भी तैयारी है, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप अपने खुद से पूछिए क्या मैं 100% अपनी तैयारी को दे रहा हूँ। आपकी खुद के अंदर से वो आवाज़ आएगी कि नहीं या हाँ। या कितने परसेंट तू मोबाइल चला रहा है, भाई मोबाइल बंद कर। ये कितना ज़्यादा तू सो रहा है, सोना कम कर। ये सब आपके अंदर से आवाज़ आएगी। जब आपको लगे कि हाँ नहीं तू 100% तेरी तैयारी है, तब आप समझिए कि सक्सेस मिलना आपको अब आसान है। कि मैं अपनी लाइफ के ऊपर ही अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो मैंने पहले बिजनेस करना मैं चाहता था लेकिन बिजनेस हो नहीं पाया, समय के सिचुएशन ऐसे बन नहीं पाए। तो लेकिन मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हासिल करना चाहता था।
तो उसके बाद मेरे को बार बार प्रेरणा अपने अंदर से ये चीज़ होने लगी कि नहीं, मेरे को कुछ चाहिए। फिर मैंने एक डायरेक्शन चुना, मैंने एक एम चुना कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना है कैसे भी करके। जब मैंने वो चुना तो यूनिवर्स और सीक्रेट ऑफ नॉलेज की मदद से मैंने बहुत सारे आइडिया मेरे दिमाग में आने लगे। ऐसे कई आइडिया हैं, मैं आपको अभी भी बताऊँ तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। या कोई भी अगर मैं यहाँ वीडियो में बताऊँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरी उस वो कंडीशन नहीं है कि मैं उस चीज़ को प्रोसेस कर सकूं। फिर मैंने सोचा कि मैं इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने ये बुक लिखी। बुक तो मैं हालांकि बहुत दिनों से लिखना चाह रहा था, लेकिन फिर जो सिचुएशन के हिसाब से जो मेरे अंदर जज्बा आया कि नहीं लिखो, तो ये अभी आया मेरे अंदर। फिर मैंने बुक लिखी। अभी मैं जल्द ही एक स्नैक्स ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ, मॉम्स एंड फूड का। तो ये सब जो भी है करेज, जब आप एम को आपने हासिल करना चाहते हैं और आप किसी भी कीमत पे उस चीज़ को जब पाना चाहेंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी। और एक चीज़ मैं हमेशा जीवन में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपकी अपनी तैयारी होती है। अगर आपको लाइफ में ऊंचा उड़ना है या तो ऐसे समझिए कि अगर तीर जितना दूर जाएगा वो डिपेंड करता है आपने प्रत्यंचा कितनी पीछे खींची है। तो लाइफ के अंदर आप उतना ही पीछे, उतना ही नीचे आने के लिए तैयार हैं, उतना गिरने के लिए तैयार हैं, तो ही आपकी लाइफ जो है, आपका सक्सेस वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। आप अपने जो सपना देखा है वहाँ तक आप वो चीज़ हासिल कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने आप की में तैयारी होनी चाहिए कि मैं इतना झेल सकता हूँ। अपने झेलने की क्षमता को बढ़ाइए, ठीक। उसके बाद भी कोई भी चीज़ आपको मिलने में आसानी होगी। मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने भी अपनी क्षमता को बढ़ाया और मैंने बहुत सारे कंडीशन ऐसे झेले और उससे निकल के फिर मैंने धीरे धीरे फिर इस बुक को लिखा। अभी मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। अभी देखिए, मैंने कई पॉडकास्टर्स ऐसे थे जिनको मैंने मेल किया, जिनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन बन नहीं पाया। और फिर देखिए आपके सामने हूँ मैं, और खुद ही ये सोलो पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ। इंटरव्यूअर भी मैं ही हूँ और गेस्ट भी मैं ही हूँ। तो मैं भी ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट के बिना तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जब आप किसी चीज़ को अगर चाहने लगते हैं और किसी चीज़ को पाने पे उतारू हो जाते हैं तो आपको बेहतरीन बेहतरीन आइडिया आने लगते हैं। जैसे हमारे को ये आइडिया आया कि मैं बैठ के यहाँ पे सोलो पॉडकास्ट करूँ, और मुझे लगता है कि ये दुनिया का पहला ही सोलो पॉडकास्ट होगा जिसमें गेस्ट भी खुद ही है बंदा और इंटरव्यूअर भी खुद ही है। तो और हमारे चैनल को और हमारे को इस चीज़ में मोटिवेट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ये जनता के बीच तक पहुंच सके। इसमें बहुत कुछ भी ऐसा है जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं हुई है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं। टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे कि मेडिटेशन है, सेल्फ डिस्कवरी है, मेंटल इन्वायरमेंट, कैसे आपका मेंटल इन्वायरमेंट काम करता है आपको किसी भी चीज़ को पाने में। इसके बाद सोल इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रह्म, इसमें अध्यात्म से भी रिलेटेड बहुत आपको नॉलेज मिलेगी। प्रोग्रेसिव माइंडसेट और स्टैटिक माइंडसेट क्या होता है। इसके बाद बिलीफ सिस्टम, फेयर, अंडरस्टैंडिंग मनी और ग्रेटिट्यूड क्या होता है। मैन ऑफ वर्ड क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में हमने इस पॉडकास्ट में चर्चा नहीं की है, लेकिन आप इस बुक को पढ़ के उस सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि इस बुक को पढ़ने के बाद आप को एक बार ज़रूर ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि मैंने आज तक जीवन में क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए था। मैंने अपनी क्षमताओं को कितना कम आंका और मेरी क्षमताएं क्या हैं। आप इस चीज़ को रूबरू अपने आप से हो पाएंगे इस बुक को पढ़ने के बाद, और मुझे विश्वास है इसको पढ़ने के बाद आप अपने तक सीमित नहीं रख पाएंगे, इसको चर्चाओं का विषय ज़रूर बनेगा। बाकी धन्यवाद मैं आपको बहुत बहुत करना चाहूँगा हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।